एक वित्तीय वर्ष में जैसे 1 साल का रहेगा तो उसमें जो भी आमदनी होगी सरकार का, तो हम लोग का जो इंडिया क्या रहेगा, राजस्व आय का रहेगा उसका। अब चलिए पूंजीगत आय के बारे में बताता हूँ इसमें। अब इसमें क्या होता है पूंजीगत आय में? पूंजीगत आय के मतलब जैसे कि इस वित्तीय वर्ष के अलावा, जैसे इस साल अभी मान लो कि कोई जितना आमदनी हुआ है गवर्नमेंट को, तो उसको आप ऐड करोगे, भारत के लेवल में बता रहा हूँ, तो उसके साथ साथ आने मतलब अन्य वित्तीय वर्ष को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो क्या करेंगे, पूंजीगत आय करेंगे। एक वर्ष के अलावा भी अगर दूसरे ईयर को भी उसमें सम्मिलित कर दिया आय को, तब क्या करेंगे, पूंजीगत आय करेंगे। इसको याद रखना। अब जैसे उदाहरण बता दो, जैसे जमीन उमीन खरीदते हो आप, जमीन उमीन खरीदते हो, तो जमीन खरीदते हो तो क्या आएगा आपका, उसे पूंजीगत आय में आएगा। पूंजीगत आय में अब मान लो जैसे जमीन उमीन मतलब कि उसमें से कुछ जमीन उमीन को लेके उसमें खेती उती कर रहे हो, और फिर उसमें से धन उन मतलब अर्जित कर रहे हो, मतलब खेती करके पैसा कमा रहे हो, तो क्या होगा, राजस्व आय में आएगा, क्योंकि आप व्यापारिक रूप से उस व्यवसाय मतलब धंधा कर रही हो, तो किस में आएगा, राजस्व आय में जुड़ेगा। तो आप खरीद रहे हो तो आप पूंजीगत आय में आएगा। चलो फिर अब आगे इसमें बताता हूँ इसमें मैं। तो बजट का, और मैं इसमें प्रकार भी बचा था उसके इसमें कंप्लीट करना। बजट के जो परंपरागत बजट पहले पेश होता था, फिर एक शून्य बजट होता है, फिर एक केंद्रीय बजट होता है, फिर आउटकम बजट, एक जेंडर बजट, ये सब इसमें सम्मिलित होंगे अभी। तो राजस्व घाटा में मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ सूत्र, उसमें पहले वाले वीडियो में उसमें दिया है। उसमें एक कर राजस्व में कौन कौन से शब्द शामिल होते हैं इसमें बता देता हूँ। कर राजस्व में क्या क्या सम्मिलित होंगे, तो इसमें इनकम टैक्स सम्मिलित होगा। कौन से इनकम टैक्स इसमें सम्मिलित होंगे, इनकम टैक्स, ठीक है, एक सेल टैक्स, इनकम टैक्स और सेल टैक्स, 2 टैक्स लगेंगे इसमें। सेल टैक्स मतलब क्या, बेचने वाला सेल टैक्स, मतलब सेलिंग वोलिंग कर रहे हो आप, कोई वस्तु बेच रहे हो आप, कोई भी आप दुकान उकान में आप जैसे पेंट वेंट बेच रहे हो, कपड़ा उपड़ा मतलब बेच रहे हो, तो सेलिंग टैक्स होगा। उन लोग का देखना, उनका सबका जीएसटी उस टैक्स लगता है सब। इनकम टैक्स, इनकम से टैक्स मतलब किसी व्यक्ति की इनकम जितना हो रहा है उसमें टैक्स लगाते हैं, वो है इनकम टैक्स। उसमें जैसे ज़्यादा, कई लोग ज़्यादा व्यक्ति जो ज़्यादा अमीर होते हैं, तो उनके सबका क्राइटेरिया है। तो किसी किसी का जैसे उनका मतलब 5-6 लाख से ऊपर उनका इनकम रहता है, तो उनमें टैक्स लगता है। तो उसमें 15%, किसी का 18%, किसी का 30%, ऐसे मतलब टैक्स लेते हैं, मतलब सरकार द्वारा। ये 2 शामिल इसमें कर राजस्व में। एक आपका कारपोरेशन टैक्स, कौन सा टैक्स भैया, कारपोरेशन टैक्स को याद रखना। एक अगला है फिर आपका जो ऑल टोटल जो टैक्स पटाते हैं, जो आपको बिजली सब सम्मिलित होंगे उसमें, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। ये हम लोग बिजली तो चलो प्रत्यक्ष रूप से पटाते हैं, जाते हैं वहाँ, लेकिन सरकार खुद आके थोड़ी ले रही है आपसे कि 2 पैसा ऐसे करके। पैसा इसमें आपसे खुद थोड़ी ले रही है, मतलब वो मोदी थोड़ी आके आपसे ले रहा है कि पैसा दे भाई बोल के। सब अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, आप टैक्स पटा रहे हो। तो सभी और जितने भी टैक्स होंगे, टैक्स इसमें बकाया होंगे, जो आप लोग टैक्स पटाते हो, जल का हो गया, पानी का हो गया, हाँ, और बिजली का हो गया, घर टैक्स लगता है, पट्टे वाली जिन आप जमीन उमीन में रहते हो तो सबका टैक्स उस लगता है, खेत उतर का पट्टा का भी लगता है, तो सब टैक्स इसमें सम्मिलित होंगे। अब जैसे गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अब इसमें जो सरकारी कंपनी से लाभ होगा वो सब सम्मिलित होंगे इसमें। कोई सरकारी कंपनी रहेंगे, जैसे कि एनएमडीसी हो गया, अभी मैं बताया था जो मिनरल छत्तीसगढ़ में, तो जैसे सरकार द्वारा कोई कंपनी बनाया गया या कोई संस्था है, कोई जो शिक्षा उक्षा का समय, जैसे कॉलेज वॉलेज है या स्कूल है, सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल है, तो सबका टैक्स लगता है।
तो सरकारी कंपनी का मतलब उससे उनसे होने वाला लाभ वो गैर लाभ है, गैर कर राजस्व में शामिल होंगे। अब जैसे किसी दूसरे देश से भी अगर ब्याज उज मिलता है, किसी दूसरे देश, मान लो हम लोग भारत ने क्या किया, दूसरे को लोन दिया, तो लोन दोगे तो आप बिना उसमें थोड़ी, तो बिना कोई मतलब ब्याज वाज तो लगाओगे ही, जितना परसेंट आपका होगा, तो ब्याज लाभ होगा, सब इसमें गैर कर राजस्व में आएंगे। ठीक है, जो ब्याज आप दूसरे देश से, दूसरे कंट्री को आप जब इनकम पैसा वैसा दोगे उधार में। अब कर के बता रहा हूँ, कर जो होता है मैं इसके पहले बताया था, कर राजस्व एक टैक्स मतलब गैर कर राजस्व। अब कर का प्रकार बता देता हूँ। टैक्स आप दो तरह के पटाते हो, एक तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, है ना। पहला आपका प्रत्यक्ष, सेकंड आपका अप्रत्यक्ष। कौन दो तरह के हैं? जब आप, वही मैं बता रहा हूँ, टैक्स को आप जब समय स्वयं देने जाते हो, खुद मतलब किसी टैक्स को मतलब वहन करने जाते हो कि प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर देने जाओगे, तो क्या कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष रूप से आएगा, मतलब स्वयं आप खड़े होकर मतलब टैक्स पटाओगे। ठीक है, इसको याद रखना। अब जैसे कि अप्रत्यक्ष क्या हो गया इसमें, तो इसमें आप खुद मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष मतलब खुद मतलब वो जाएगा नहीं व्यक्ति, वो किसी दूसरे के माध्यम से कट जाएगा। जैसे कि आप कुछ फॉर्म डालने जाते हो, भरने उन्हें, है, तो उसमें देखो अलग से उसमें जीएसटी टैक्स लगता है। क्या लगता है? जीएसटी टैक्स। उसमें 18 ऐसे 15% ऐसे उसमें कटता है। या फिर आप बैंक को ही ले लो, एक दूसरे से मतलब दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करने के लिए उसमें 20 रुपये 30 रुपये से चार्जेस लगता है जीएसटी उस्टी। सबको उसमें क्या है, सब अप्रत्यक्ष। आप जाकर उसको थोड़ी देने जा रहे हो बैंक को, तो सब अप्रत्यक्ष कर में आएंगे, इसको याद रखना। इसको कराघात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कराघात टैक्स, इसको याद रखना। इसमें जैसे सेल टैक्स हो गया, सेल टैक्स एक सीमा शुल्क लगते हैं, चुंगी कर जिसको बोलते हैं, चुंगी कर। एक स्थान से दूसरे स्थान, जो टोल वाला जो टोल नाका में जो ट्रक व्रक से क्या पैसा उसे लेते हैं, जैसे हम लोग से बाइक वाले से नहीं लेते हैं, मतलब जो बड़े बड़े हाईवे हुआ आते हैं तो उन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उन लोग से क्या लेते हैं, जो बीच बीच में वो टोल नाका होता है उन लोग को जाने से रोकता है, तो उन लोग से पैसा लेता है। सामान वामान यहाँ लाद लाद के लेके जाते थे, वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। एक एक्सरसाइज टैक्स है, एक्सरसाइज टैक्स है, इसको याद रखना इसमें। अब देखिए एक वैट टैक्स होता है। वैट क्या टैक्स? वैट मूल्य वर्धित, जिसको बोलते हैं मूल्य संवर्धित, मूल्य संवर्धित टैक्स, यह कर बोल सकते हैं आप। अब है क्या चीज, तो जब वस्तु का कोई मूल्य है, मान लो बढ़ा है, वृद्धि हो गया, जैसे तो भी आप बिस्किट का पैकेट ले रहे हो, अभी पहले 10 रुपये मिल रहा था, 20 रुपये मिल रहा है, तो जितने बार बढ़ेगा आप उतने बार उसका टैक्स पटाओगे अलग अलग। अरे फील लेने जाओगे तो फिर तो उसमें टैक्स है, उसमें सब जुड़ा रहता है, जीएसटी। वो लोग जो भी पार्ले जी बिस्किट लोगे उसमें टैक्स उससे सब मतलब वो जुड़ा रहता है, जीएसटी उस्टी का प्राइस पहले से, तब जाके वो आपको रेट में 10 रुपये का 20 रुपये मिलता है। तो ये सब जो मूल्य वर्धित, जो आप जितने बार बढ़े उतने बार आप पटाओगे, चाहे कुछ भी और सामान आप बढ़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं? वैट बोलते हैं। किस में आएंगे? वैट में आएंगे, या आप याद रखना। ठीक है, चलो अब जो बिक्री उक्री सेल टैक्स है सब वो उसमें आते हैं, इसमें राज्य सरकार के विषय में आते हैं। लेकिन इसमें जैसे वेट उठ रहेगा, जैसे वेट उठ जैसे रहेगा तो राज्य का थोड़ा अलग रहेगा, और उसमें केंद्र का थोड़ा अलग रहेगा। उसमें जो टैक्स लेंगे उसमें कुछ कंडीशन अलग अलग रहती है। वैट के थोड़ा दर बता दो। दर तो 2-3 तरह के तरीके से मतलब इनका लिया जाता है। देखो, एक है 0% में रहेगा, मतलब उसमें कोई चार्जेस नहीं रहेगा। एक 4%, एक 12.5%। कितना बोला? एक 0% मतलब उसमें चार्ज मतलब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक 4%, एक 12%, 12.5%। याद रखना इसको। अब चलो बजट के प्रकार बता देता हूँ।
क्या प्रकार बता रहा हूँ, बजट के प्रकार बता रहा हूँ, इसमें याद रखना। तो बजट में वही है, मैं जो परंपरागत जो बजट चलती थी इसमें बताया था मैं पिछले वाले वीडियो में। तो चलो इसको मैं लिखते चलता हूँ। बजट एक परंपरागत बजट। क्या बोला जी मैं, परंपरागत बजट है क्या जी इसमें देखो। अब इसमें जो बजट है ना, जो धन उन जैसे कि आवंटन आप करते हो, इसमें कोई ना लक्ष्य उच्च नहीं रखते। क्या लक्ष्य उच्च नहीं रहता है, लक्ष्य ना उसमें जैसे आगामी वर्ष बजट में ही रहता है कि आगामी वर्ष के पहले मतलब उसमें डिसाइड हो जाता है कि इतना अगले साल तक खर्चा करना है। तो इसमें कोई मदवार मतलब रहता नहीं है आवंटन, बस ऐसे मतलब ज़रूरत के हिसाब से खर्च, इस तरह लोग खर्च मतलब ज़रूरत के हिसाब से खर्च कर देते हैं। जो भी मतलब परिस्थिति आती है उस टाइप से मतलब खर्च कर देते हैं। इसमें लक्ष्य उच्च डिसाइड नहीं रहता, इसको याद रखना। कोई तारीख, अभी शून्य आधारित बजट देखो, शून्य आधारित बजट जिसको जीरो बेस्ड बजट बोलते हैं। अब इसमें देखो पिछले साल के ईयर का जैसे रहेगा खर्चा उर्चा क्लियर होगी, तो वहाँ से उसको मानेंगे नहीं, आधार उधार उसको नहीं मानेंगे कि इतना खर्चा हुआ है मतलब पिछले तो थोड़ा इससे कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, है ना, पिछले बार का इतना हुआ था ऐसे बोल सकता, लेकिन हम उसको शून्य मानेंगे। क्या बोल रहा हूँ, धन का जो आवंटन होगा वो शून्य से फिर ना क्या करेंगे, जितना उपयोगिता हो फिर नया सीमा तक मतलब वो लोग लेके जाएंगे, इसको याद रखना। तो शून्य आधारित बजट। चलिए थर्ड का बता रहा हूँ, केंद्रीय बजट। क्या बोल रहा हूँ, केंद्रीय बजट। अब केंद्र द्वारा ही ये चालू होता है हम लोग का बजट, जो ये लगभग इंदिरा गांधी के टाइमिंग में इन्होंने 1983-84 में स्टार्ट किया था। कब चालू किया था, 1983 से 84 से इंदिरा गांधी का क्या किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था, इंदिरा गांधी द्वारा मतलब चालू किया गया था, इसको याद रखना, उन्हीं के टाइमिंग में। और शून्य आधारित जो बजट था ना 1986 से चालू हुआ था। जो शून्य आधारित जो बजट था मैं बोला ना, ये शून्य आधारित बजट, ये परंपरागत बजट, तो तीन टाइप तो यही हो गए। तो इंदिरा गांधी का ये बताया मैं केंद्रीय बजट, इंदिरा गांधी के टाइमिंग में केंद्रीय बजट लाया गया था 1983 से 84 में, ठीक है। अब ये जो मैं शून्य आधारित बजट बोला ये आपका राजीव गांधी था, राजीव गांधी के समय में 1986 से 87 तक, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया, अब एक आउटकम बजट होता है। क्या होता है, चौथे नंबर में याद रखना, आउटकम बजट। अब आउटकम बजट है क्या, तो इसको लाया गया 2004 में लाया गया था। कब लाया, 2004 में लाया गया, और अगले साल इसको लागू कर दिया, लगभग अगले साल मतलब 2005 में इसको लागू कर दिया। 4 में लाया, 2005 में लागू कर दिया। अब इसको क्या किया, संसद में पेश होता है। सभी संसद में क्या करते हैं, इसको पेश किया जाता है। जो मंत्रालय विभाग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोग्राम बना के ना अपना खुद योजना बना के संसद में पेश करते जाते हैं। तो ये क्या है, आउटकम बजट है। जो भी मतलब एक्स्ट्रा उनका खर्चा अलग से मतलब करना रहता है, जैसे मतलब उन लोग को चाहिए रहता है एक्स्ट्रा पैसा उसा, तो उसका अलग से प्रोग्राम करके ये वाला भी चाहिए बोल के बता मतलब बजट टाइप का बना के रिपोर्ट पेश करते हैं, आउटकम बजट जिसको बोलते हैं। और इसका जो मतलब वार्षिक बजट प्रणाली नहीं है ना, क्या है, वार्षिक बजट ये प्रणाली है ही नहीं है, इसको याद रखना। मतलब वार्षिक नहीं बनेगा ऐसा नहीं, मतलब कुछ हद सीमा तक रहेगा बस। एक है जेंडर बजट। कौन है जेंडर बजट, ये देखिए कब से स्टार्ट हुआ था, 2007 से स्टार्ट हुआ से शुरू हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला मैं, 2007 से शुरू हुआ है। अब इसमें होता क्या देखो बताता हूँ, 2007 से तो शुरू हो गया। इसका देखो, इसके पहले क्या आउटकम का 2004 से चालू हुआ था, 5 से मतलब उसका लागू किया गया, प्रस्तावित था लेकिन लागू 2005 से गया, 2 साल बाद इसको लाया जेंडर बजट। तो इस जेंडर में क्या हुआ, अब इसमें एक ही मतलब है कि देखो महिला और पुरुष को क्या करना है, इसका अलग अलग मतलब उनके लिए धनराशि इकट्ठा करना, मतलब रिजर्व रखना, मतलब कोई महिला है ना, और कोई पुरुष है,
अब आप एक हिस्सा रख लो महिला के लिए, एक हिस्सा रख लो पुरुष के लिए, तो ज़रूरत पड़ेगा ना दोनों के लिए, क्या करोगे आप? तो उनके लिए मतलब एक अलग अमाउंट रहेगा खर्च करने के लिए, और पुरुष के लिए अलग अमाउंट रहेगा उन पे ऊपर खर्च करने के लिए। उसमें मतलब बंटवारा टाइप का रहता है धनराशि। तो जो धनराशि बंटवारा रहेगा वो रिजर्व रहेगा दोनों कैंडिडेट के लिए। अब उसमें का जैसे कि आप महिला का आप बोलोगे पुरुष में इस्तेमाल का, वैसा नहीं होगा। और जिसका है उसी में उन्हीं के द्वारा, मतलब महिला है तो महिला वाला इस्तेमाल करेंगे, पुरुष है तो पुरुष में। यह है जेंडर बजट, इसको याद रखना। एक है ग्रीन बजट। कौन सा बजट? ग्रीन बजट, इसको याद रखना। ये कब हुआ? 2010 से शुरू हुआ था। कब हुआ था भाई? 2010 से क्या हुआ था? शुरू हुआ था, इसको याद रखना। अब इसमें ये है जैसे कोई पर्यावरण संबंधी कोई मुद्दा उद्दा है, ग्रीन बजट है ना, उसको मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, तो जो धनराशि हम आवंटन करते, बंटवारा करते हैं, तो वो राशि क्या करते हैं, उसको रिजर्व करके रखते हैं उसको। और राशि को क्या करेंगे? रिजर्व करके रखेंगे। अरे जैसे कि हमको अपने क्षेत्र में पर्यावरण का विकास करना है। क्या करना है? पर्यावरण संबंधी विकास करना है। तो विकास करना है तो पैसा तो चाहिए। तो पैसा को क्या करते हैं? अकेला आदमी थोड़ी कर पाएगा, 2-4 लोग आदमी तो लगेंगे, तो उसको बंटवारा कर बांट दिया जाता है। पैसा को धनराशि को आवंटन कर देंगे, और उतना पैसा उन लोग को पहले रिजर्व रख दिया जाता है, जाओ भी इस्तेमाल करो अपना। ठीक है, तो वही आपका ग्रीन बजट। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए है, ये अलग से याद रखना उनकी। ठीक है, 2010 से चालू हुआ था, 2005 में आपका आउटकम ग्रीन बजट, 2007 सॉरी जेंडर बजट 2007 में, इसको याद रखना। अब इसमें थोड़ा ये बता देता हूँ, बजट के मूलभूत सिद्धांत बता देता हूँ। बजट के मूलभूत सिद्धांत, सिद्धांत क्या क्या है इसके, क्या है सिद्धांत, क्या क्या है इसके बता देता हूँ मैं। तो बजट का जो दायित्व है ना वित्त मंत्रालय का, इसका है बजट का जो दायित्व है, क्या बोलना, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में है, इसको याद रखना। जितना वित्त मंत्री होता है, और वित्त मंत्री ले जाके कहाँ, भारत के जो संसद में पेश करता है। कौन करता है? भारत के संसद में ले जाके क्या करेगा? पेश करेगा वित्त मंत्री, जो हम लोग का अभी निर्मला सीतारमण जी है ना वर्तमान में। अभी देख लेना चेंज हो गए हो तो, लेकिन उन्हीं के द्वारा पेश किया जाता है। अभी तो पिछले 2 वर्षों में उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। एक प्रशासनिक है भी, प्रशासन टाइप भी है, क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय भी होता है। बजट को मतलब बनाओगे, फिर उसको फिर रिपोर्ट को पेश भी करोगे, फिर सबके सामने संसद में सुनाना भी पड़ता है उसको। अब पहले फिर ना बजट को इन लोग अनुमति भी लेते हैं राष्ट्रपति से। पहले क्या करेगा? राष्ट्रपति से वित्त मंत्री जाके पूछता है कि मतलब पेश करें कि नहीं, तो वहाँ से अनुमति मिल जाएगा, तब जाके संसद में क्या करे? पेश करता है। इसको याद रखना इसमें। अब बजट जो है दोनों सदनों में क्या होता है? एक साथ होगा पेश। दोनों सदन में जब पेश करना संसद में, तो एक साथ होगा, दोनों की प्रति एक ही साथ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसको एक दिन अगर मतलब आज दे दिया, उसको 2 दिन बाद दोगे, वैसा नहीं चलेगा। दोनों सदन को या फिर बैठा के दे सकते हो एक ही साथ, दोनों के पत्र बांट दो भाई ऐसा करके, तो ऐसे मतलब एक ही साथ उनको देना जरूरी है। ठीक है, याद रखना। अभी बजट का जो 1 फरवरी से स्टार्ट होता है, इसको याद रखना। बजट सत्र भारत का अभी आने वाले समय में अभी चालू होगा। अभी 1 फरवरी से चालू होगा, फिर वो लगभग अप्रैल मई जून तक लगभग होगा। इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, अब बजट है ना, जो अब बजट तो पेश कर दोगे संसद में, लेकिन संसद में ना टाइम लगता है। संसद में क्या लगता है? टाइम लगता है। कैसा टाइम लगता है? उसमें कई सारे चरण से गुजरना पड़ता है उसको। ये ऐसे मतलब तुरंत आप उसमें पेश कर दिए, तुरंत उतने सारे लोग व्यक्ति हैं और सबका अलग अलग दिमाग चल रहा है ना, उसको किसी कुछ पसंद आ रहा है, किसी कुछ पसंद आ रहा है, वो थोड़ी ना तुरंत होगा, तो समय लगता है उसको। चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, कितना क्यों दिए हैं, सब में अमाउंट पैसा का हेर फेर होगा थोड़ी रहा, सब जाँच उच होता है। चलो इसमें बताता हूँ मैं। तो अब चरण देखो, संसद से लग 5 चरणों से क्या करते गुजरता है संसद से क्या करता है? 5 चरणों से गुजरता है। एक तो पहले सामान्य चर्चा होगा, ठीक है, सामान्य चर्चा होगा। पहला तो सामान्य चर्चा होगा,
अधिक अनुदान मांगों का भी चर्चा होता है, उसमें अनुदान भी मांगा जाता है। जो केंद्रीय बजट में क्या करते हैं, 109 के तहत क्या करते हैं, कुल 109 अनुदान मांगे होती हैं। तो उनमें से ना अनुदान मांगों में से देखो, सामान्य चर्चा पहले में आप याद रख लो। चलो अगले पेज में बताओ। पहला क्या बताया मैं, सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा, सेकंड में अनुदान मांगों की चर्चा। अनुदान मांगों पर चर्चा, इसको याद रखना। पहला क्या बोला मैं, पहला बोला मैं सामान्य चर्चा, दूसरा अनुदान मांगों पर चर्चा। ठीक है, अब इसमें देख, अनुदान मांगों में कितना, 109। कितना रहता अनुदान मांग, टोटल कितना, 109। उसमें से आपका है 103। 103 कितना रहता, 103 आपका सामान्य बजट में रहता है। 103 में 103 जो है सामान्य रहता है। ठीक है, सामान्य बजट में रहेगा। और जो 6 है इसमें 6 अलग से इसमें रहेंगे और रक्षा बजट से रहेंगे। किस में रहेंगे, रक्षा बजट से संबंध रखेंगे। इसको याद रखना। ठीक है, ये 3rd नंबर के याद रखना। विनियोग, ये तो हो गया, ये अनुदान मांगों का हो गया। एक विनियोजन विधेयक। तो विनियोजन विधेयक क्या है, एक धन विधेयक है। क्या है, धन विधेयक है। तो अभी जैसे मान लो इसको, जैसे कि लाओगे, कोई व्यक्ति लाया, पेश किया संसद में पेश किया, तो एक तो धन विधेयक है ये, तो पारित हो जाएगा मान लो संसद से। तो क्या होगा, तो संचित निधि से क्या करना पड़ेगा, सरकारों को पैसा देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा, संसद से मतलब संचित निधि से जो हम लोग का भार रहता है, जो जहाँ पैसा जमा रहता है, तो वहाँ से पहले उन लोग को निकाल के देना पड़ेगा, अगर ये विधेयक पारित हो गया, विनियोजन विधेयक। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अगला बताता हूँ, वित्त विधेयक। क्या बता रहा हूँ, वित्त विधेयक क्या होता है। तो सरकार के जितने भी राजस्व आय है ना, राजस्व आय हो गया, राजस्व प्राप्तियाँ आप बोल सकते हो, तो सब इसमें सम्मिलित होंगे, है ना। तो जनता से जो सरकार को जो जनता से प्राप्त होती है, जो राजस्व की प्राप्ति होती है, सब इसमें वित्त विधेयक में आएंगे। इसके बाद उससे संबंधित मुद्दे सब इसमें सम्मिलित रहेंगे। ये 4 हो गए, 5 बता देता हूँ। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति पहले पारित हुआ ना, देखो अब पहले चर्चा बहस हुआ, फिर अनुदान मांग में चर्चा होंगी, फिर विधेयक पास की इसमें, है ना, कि पैसा देने के दिन ऐसे दें कि नहीं बोल के, फिर वित्त विधेयक बताया मैं, है ना, फिर आपका राष्ट्रपति की स्वीकृति। 5वां चरण है। 5 चरण से उनको मतलब कोई भी अगर बजट सत्र ला रहा है तो उसको इन सब से गुजरना पड़ेगा, संसद की प्रक्रिया है। ठीक है, अब चलिए एक और लेखा अनुदान होता है, उसको बता देता हूँ। क्या, लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या है, अब देखो लेखा अनुदान क्या होता है। लेखा अनुदान मतलब क्या होता है, देखो बजट में, जैसे कि अभी इस साल, अभी जैसे मान लो बजट पारित नहीं हुआ, किसी साल मतलब एक साल बजट पारित नहीं हो पाया किसी कारणवश, या आपदा कुछ भी आ गई, तो बजट संसद में पेश नहीं कर पाया, तो अब सरकार को तो चलाने के लिए तो पैसा तो चाहिए। तो इन लोग क्या करते हैं, सरकार को चलाने के लिए, तो आगामी वित्त मतलब आने वाले समय के लिए इन लोग क्या करते हैं, पहले से पैसा मांग लेते हैं। तो पूरे बजट का लगभग ना 1/6 हिस्सा, पूरे बजट का 1/6 हिस्सा मांग लेते हैं, ताकि मतलब वो भी 2 महीने का रहता है अग्रिम अनुमान, मतलब पहले से आगामी का आने वाले जो महीना के लिए खर्चा उर्चा दे दो, सारा से बोलते हैं कुछ खर्चा दे दो चलाने के लिए। उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ चलाएंगे, बजट तो पेश नहीं है, पैसा वो आया नहीं है संसद में, तो उसी जो मांग करते हैं ना, उसी क्या बोलते हैं, लेखा अनुदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मांग करते हैं वो क्या कहलाता है, लेखा अनुदान। ठीक है, वो कितने का होता है, बजट का कितना होगा आपका, बजट का कितना हो सकता, बजट का हिस्से का 1/6 हिस्सा पैसा इन लोग मांगेंगे, अग्रिम अनुमान 2 महीने का रहता है धनराशि। ठीक है, और सरकार को दे दी जाती है, जाओ भैया चलाओ, अभी इतना ही काम चलाओ, क्योंकि पैसा उन लोग फ्री में थोड़ी चलाएंगे, पैसा चाहिए। चलिए कटौती प्रस्ताव बताता हूँ। अब कटौती
बोलने का मतलब ये है कि जैसे कटौती प्रस्ताव लाओगे तो संसद में पेश करोगे। अब संसद में कोई अनुदान मांगेगा तो दो भैया बोल के, तो अनुदान मांगेगा वो कम करने के लिए, मतलब वो जो मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, है ना। 100 रुपये की जरूरत है, वो 1000 मांग रहे हैं, है ना। तो उसको पारित करने के लिए उसको मतलब एक संसद में नोटिस टाइप का, मतलब प्रस्ताव टाइप का लाना पड़ता है कि ज़्यादा मांग रहा है पैसा, है ना। 100 रुपये लगेगा, ये 1000 मांग रहा है, तो उनको बताना पड़ता है वहाँ कहाँ संसद में, मतलब पेश कर, उसको पारित करने के, कटौती करने के लिए कटौती प्रस्ताव आता है, तो उसी क्या बोलते हैं, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, याद रखना। इसमें 2-3 तरह के होता है, 2-3 तरह के कटौती होते हैं। तो चलिए कटौती प्रस्ताव समझ गए। अब चलिए इसका प्रकार बता देता हूँ। तो एक है नीति संबंधी कटौती। नीति संबंधी कटौती, ठीक है। एक मितव्ययता संबंधी कटौती। नीति संबंधी कटौती, एक मितव्ययता संबंधी कटौती, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। इन सभी को आप याद रखना, ठीक है। क्या बोला, नीति संबंधी कटौती, मितव्ययता संबंधी कटौती, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, ये सभी को आप लोग क्या करना, याद रखना। जिसको बोलते हैं पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन, एक टोकन कट मोशन, 3 बताया मैं। क्या बोला, पॉलिसी कट मोशन, सेकेंड हम इकोनॉमिक कट मोशन, तीसरा क्या बोला, टोकन कट मोशन। इसको याद रखना। अब जैसे नीति कट में क्या होते हैं, कोई भी धनराशि मान लो मांगा है, मैं क्या बोला था, 100 रुपये की जरूरत है, 1000 मांग दिया, उसको क्या बोलते हैं, नीति कटवाओ, इसको है नीति संबंधी कटौती करवाओ, इसमें प्रस्ताव भेजो बोल के। तो उसमें क्या करता है, 1 रुपया कर देते हैं, 1000 से 1 रुपया हो जाएगा। कितना, अगर प्रस्ताव पास हो गया ना, 1000 से 1 रुपया हो जाएगा, इसको याद रखना। और पूरा योजना जो उन लोग लाए होंगे, है ना, 1000 मांगने का जो इरादा था वो सब उसका समाप्त हो जाएगा, नीति संबंधी अगर ला दिए तो। इसको याद रखना। कितना रुपया हो जाए, 1 रुपया। जा भाई इसको 1 रुपया दे, तो जा दान दे, छड़ा दे दे, जा चॉकलेट उगलेट खा लेगा बोल, समझ गए। तो ये है नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव। अब मितव्ययता संबंधी कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या होता है, एक निश्चित मात्रा, ऐसा नहीं मतलब इसमें निश्चित मात्रा में क्या करते हैं, उसकी तरह नहीं पूरा पूरा जीरो कर दिए, एक निश्चित मात्रा में पैसा कम करते हैं। मतलब चल भाई, चल 1000 मांग रहे हैं ना, तो 200 कम कर दे, है ना, ऐसा करके एक निश्चित मात्रा में कम कर दे, इसको ज़्यादा थोड़ा मत ले, थोड़ा चला लेना बोल के। तो समझ गए। तो यह है क्या, मितव्ययता, मतलब मित्रता टाइप का, मितव्ययता संबंधी कटौती, इसको याद रखना। अब चलिए अगला बताता हूँ, ये सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती मतलब क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं मांगती, 100 रुपया बस कम कर दो। अब वो 1 करोड़ मांगा है ना, 1 करोड़ मांगा है, अब उसमें क्या बोलेगा, 100 रुपया कम कर दो भाई बोलेगा, 100 रुपया कम ही कर दो, मतलब इन लोग राजी ही, समझ जाओ, 100 रुपया कम कर दे, इशारा करते हैं। तो ऐसे मतलब निश्चित ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं, मतलब कि देख भाई इशारा, मतलब दूसरे व्यक्ति को इसको कटौती करवा कैसे भी करके दिमाग लगाते हैं उन लोग बैठे बैठे। तो आकर्षित करने के लिए क्या बोलते हैं, 100 रुपया कम ही करवा दो इसका, ठीक है, इसको याद रखना। तो कटौती प्रस्ताव ही हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें वोटिंग भी होता है ना, वोटिंग होते हैं। अब छोड़ो उसे उधर का, इसमें आएंगे नहीं, काम करनी है, पेपर ऊपर में वो आने का नहीं है। जो बजट उजट का था मैं बता दिया, इसमें प्रकार उकार को भी मैं बता दिया। देखो 5 चरण से उसको गुजरना पड़ेगा संसद से, अगर कोई भी बजट लाता है तो। लेखा अनुदान जो मांग करते हैं मैं बताया इसमें। कटौती प्रस्ताव के 3 है ना, 3 तरीके से कटौती होता है। ये पार्ट 2 था, इसमें देख लो, इसमें बता दिया हूँ मैं। कर राजस्व में देखो क्यों, कौन कौन, इनकम टैक्स आएगा, सेल टैक्स, कारपोरेशन टैक्स, सभी टैक्स इसमें आएंगे। घर का राजस्व, सरकारी कंपनी, है ना, लाभ सब सम्मिलित होंगे। कर का बताया था मैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये वेट का बताया था, वेट का मूल्य वर्धित, है ना, जुदा इसके देखिए 0%, 4%, 12.5। ये बजट के प्रकार देखो, सही परंपरागत बजट, शून्य बजट, केंद्रीय बजट, देखो कितना है, 6 बजट है, मतलब प्रकार इसके अलग अलग है। ये आउटकम का 2004 में किया था,
जेंडर का आपका बजट का 2007 में, ग्रीन बजट का 2010 में, ये याद रखना आप। मूलभूत सिद्धांत को इसमें बताया हूँ मैं, ठीक है, बजट के। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जिनको जिनको एडमिशन लेना ले सकते, कम फीस में आप लोग को पढ़ा दूंगी और कम समय में आप लोग को कोर्स कंप्लीट करा के दे दूंगा। चलिए फिर, धन्यवाद।